हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपकी अपने यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं सोशल स्टडी का। हमने सेक्शन उठाया है और हमने देख लिए थे आपके क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर लिए है। वीडियो पिछली काफ़ी लंबी बन गई, 3 क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा समय लग गया डिस्कस करने में। आज हम जो है थोड़ा वही पॉइंट डिस्कस करेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 64 देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है आपके पास, मनुष्य ने सबसे पहले निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग किया। तो आपने डायरेक्ट याद रखना है किस धातु का प्रयोग किया। तो ये क्या था, तांबा। इसको आप हिंदी में याद नहीं रख सकते, तो आपने रखना है सीधा याद कॉपर। और आपने कुछ भी याद नहीं रखना, और मैं आपको बाकी कुछ भी नहीं बताने वाला इसमें से, ताकि जो आप कंफ्यूज ना हो। तो किस धातु का प्रयोग किया था, तांबा का, यानी कि कॉपर का। हाँ, एक और मैं बात बता दूं आपको, मेंशन कर दूं, ये कांसा है, इसमें कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। तो कांसे से आपने क्या याद रखना है, एक कांस्य युग था, तो आप सभी को पता होगा। और साथ ही एक और क्या याद रखना है आपने, इसको कैसे रिलेट करेंगे तो ये अलग अलग हो जाए दोनों। कैसे हो सकते हैं ये, तो ये मोहनजोदड़ो से एक नर्तकी की मूर्ति मिली थी नर्तकी की, तो वो किसकी थी, तो ये कांस्य की थी। तो याद रखना, तो ये कांस्य की थी, यानी कि कांसे की थी ये मूर्ति। तो ये आपने ध्यान रखना है कहाँ से मिली थी, मोहनजोदड़ो से। तो मोहनजोदड़ो से एक नर्तकी की मृत्यु जो है मूर्ति मिली थी, तो ये किसकी बनी थी, तो ये आपकी कांसे की बनी थी। इससे आप इसको रिलेट कर लेना। बाकी जो है सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया मनुष्य ने, वो किया था आपके तांबा का। लोहा का उस समय जो है ज्ञान नहीं था। चांदी की अगर मैं बात करूँ तो चांदी क्या है आपका, चांदी आपका जो है सबसे अच्छा जो है सुचालक है, अगर आपकी बात की जाए विद्युत का। तो इतना काफ़ी होगा आई होप, ताकि जो ज़्यादा समय ना लगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। उससे पहले मैं बता दूं, अगर आपने पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है तो पार्ट 1 का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, साथ ही जो कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगा। पार्ट 1 भी देखिए। जब आप रेगुलर इनको देखेंगे उसके बाद ही आपका जो है काफ़ी अच्छा बेस बन पाएगा, और आप आराम से जो है अपना जून में होने वाला जो टेट आप क्रैक कर पाओगे। बाकी जो प्लेलिस्ट में अलग से एक फोल्डर भी बनेगा, अगर आप चाहे तो उन पुरानी वीडियोज़ को भी आप देख सकते हैं, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। और मैं आजकल जो है रेगुलर वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ, उसके लिए थोड़ा सा आजकल मैं बिजी हूँ। कंटिन्यू कर देंगे, अभी एग्जाम आने में काफ़ी समय है। आप बीच बीच में वीडियोस देखते रहिए, जिस हिसाब से आपको जो है वीडियो में प्रोवाइड करवा रहा हूँ। क्वेश्चन पे वापस आते हैं। क्वेश्चन आपके पास, सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे। तो सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे, पशुपति की। जो पशुपति है, ऐसा माना जाता है कि पशुपति है वो क्या है, उनके जो है मोहनजोदड़ो से जो आपकी मोहरें मिली है, उन मोहरों पर जो चित्रित थे पशुपति, पशुपति को माना जाता था शिव का रूप। तो ये भी आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो मोहरें प्राप्त हुई है, उनमें जो है पशुपति के जो चित्र जो है देखने को मिले हैं। पशुपति किसे माना जाता था, ये शिव का एक रूप या अवतार इन्हें माना जाता था। साथ ही आपको मोहरों की बात की जाए तो मोहरें कैसी थी आपकी सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता में, तो किसकी मोहरें बनाई होती थी, तो ये थी सेलखड़ी की। इंपॉर्टेंट है, आपको सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक में आपको बता रहा हूँ। तो किसकी बनाई जाती थी मोहरें, तो ये बनाई जाती थी सेलकड़ी की। अगर बात की जाए तो अधिकतर मोहरें जो किस आकार की पाई गई है, तो ये पाई गई है वर्गाकार की। तो आपने साथ साथ इसको जो है याद रखना, वर्गाकार की अधिक मोहरें यहाँ पे देखने को मिली है। ऑप्शन हम जो है सेकंड देख लेते हैं। सेकंड है आपके इंद्र और वरुण। इंद्र और वरुण की अगर हम बात करें तो अगर आप ऋग्वेदिक काल की पीरियड की बात करें तो इनमें जो है इंद्र और वरुण का प्रभुत्व देखने को मिला। दोनों ही देवता थे। प्रसिद्ध कौन से थे ऋग्वेदिक काल में, तो ये इंद्र थे। इंद्र को जो है, इंद्र को माना जाता था बादलों का देवता या फिर वर्षा का देवता। और जो है सबसे ज्यादा जो सूक्त लिखे गए हैं वो किसके संदर्भ में लिखे गए थे, इंद्र देवता के संदर्भ में जो है सबसे ज्यादा जो है सूक्त लिखे गए। कितने, 250 सूक्त। इंपॉर्टेंट है, आप लिखते रहिएगा साथ साथ। इसके अलावा अगर बात की जाए, इंद्र जो है ऋग्वेदिक काल में किसके प्रमुख देवता थे, तो ये आर्यों के थे। तो आर्यों के जो प्रमुख देवता ऋग्वेदिक काल में कौन थे, तो ये थे आपके इंद्र। मैंने आपको सांची का जब स्तूप पढ़ाया था उसके बाद जो एक और वीडियो मैंने डाली थी क्लास +2 के लिए, वो डाली थी ऋग्वेदिक काल और उत्तर वेदिक काल। अगर आप चाहे तो हिस्ट्री के सेक्शन में उस वीडियो को जाकर एक बार देख लेना, वहाँ से भी आपके क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की, अगर हम चल पड़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, ताकि जो है ज़्यादा समय नहीं लगेगा। एक क्वेश्चन में, किस नदी को दक्षिण भारत में दक्षिण की गंगा। इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट्स, मैं भी कंफ्यूज हुआ था। आपको तभी मैं आराम से बता रहा हूँ कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा दक्षिण की गंगा, इन्वर्टेड कॉमा आपके क्लोज हो गए हैं, सिर्फ इतना पूछा है किस नदी को भारत में, ये आप अलग सेंटेंस लीजिए, उसके बाद दक्षिण की गंगा। अगर आपसे सिंपल पूछा जाता है दक्षिण की गंगा, तो राइट होगा आपका गोदावरी।
अगर आपसे पूछा जाता है दक्षिण भारत की, अगर दक्षिण के साथ आगे भारत लिखा है तो दक्षिण भारत की जो गंगा है वो किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है कावेरी को। लेकिन जो इसका राइट आंसर कौन सा है, इसमें क्या पूछा गया है, दक्षिण की गंगा, तो दक्षिण की गंगा कौन है, तो दक्षिण की गंगा है गोदावरी। गोदावरी क्या है, गोदावरी आपकी दक्षिण भारत की, इसको वृद्ध गंगा के नाम से भी कहा जाता है। और ये दक्षिण भारत की जो, अगर आप डेंसिटी के हिसाब से बात करें तो सबसे बड़ी जो है नदी भी है आपकी गोदावरी। तो ये भी आपने थोड़े से फैक्ट याद रखना है, दक्षिण की गंगा गोदावरी होगी। और अगर बात की जाए दक्षिण भारत की, अगर भारत शब्द आ जाता है दक्षिण के बाद तो ये होगा आपका कावेरी। नर्मदा की बात करते हैं तो नर्मदा क्या है, नर्मदा का उद्गम स्थल आपका एग्जाम में पूछने को मिलता है। तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल आपका कहाँ है, तो ये है अमरकंटक। तो याद रखना है कहाँ पे है, अमरकंटक। तो अमरकंटक किसका उद्गम स्थल है, तो ये है आपका दक्षिण में, अगर बात की जाए नर्मदा नदी का। दक्षिण में तो ये नहीं है, ये बीच में है, ये मध्य में है, तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है आपके पास, वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। तो भारतीय संविधान का जो है गठन किसके अंतर्गत किया गया है, अगर बात की जाए वित्त आयोग का, भारतीय संविधान में वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 280 के अंतर्गत। ये आपका बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। बाकी के भी देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है बाकी के भी। अनुच्छेद 324 की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 324 आपका किससे संबंधित है, तो ये है आपका निर्वाचन आयोग। तो निर्वाचन आयोग से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, 324, और कहाँ तक है ये, 329 तक। तो 324 से 329 जितने भी अनुच्छेद है उन सभी में निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया, उनकी शर्तें, जितनी भी उनकी टर्म्स एंड कंडीशन है, उन सभी का उल्लेख आपको मिलेगा 324 से 329 में। ये आपने ध्यान रखना है निर्वाचन से संबंधित। ऑप्शन आपका जो इसमें थर्ड देखेंगे, ऑप्शन जो सी है, अनुच्छेद 325। 324 से मैंने कहा था 29 तक, तो 324 से 29 तक, यानी कि 325 भी आपका किससे संबंधित है, ये भी निर्वाचन आयोग से ही संबंधित है। लेकिन इसमें जो है बात क्या की गई है ये आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। 325 आपका बताता है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, वर्ग का हो, जाति, लिंग या इनमें से कोई भी हो, उसके साथ जो अस्पृश्यता के आधार पर जो है उसे निर्वाचन से अयोग्य नहीं किया जा सकता। तो उसे जो निर्वाचन जो है वो निर्वाचन प्रणाली से उसे अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता अनुच्छेद 325 के अंतर्गत। तो इस तरह से तोड़ तोड़ के जब आप जो है अनुच्छेदों को पढ़ेंगे तो आपको याद रखने में काफ़ी आसानी होगी। अब आपके पास बच जाता है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी है आपके पास अनुच्छेद 368। तो अनुच्छेद 368 आपका संबंधित है संविधान में जो संशोधन होता है, उन संशोधन की जो प्रक्रिया है, संसद में किस तरह से उसकी जो प्रक्रिया की जाती है, उन सभी से संबंधित है आपका अनुच्छेद 368। संविधान में संशोधन की जो है बात की गई है, वो किस में है, सभी प्रक्रिया का जो है वर्णन किया गया है, ये किया गया है आपके अनुच्छेद 368 में। तो ये आपने ध्यान रखना है। पहला जो अमेंडमेंट कब हुआ था, ये भी आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, 1951 को। अच्छा, जो अमेंडमेंट हुए थे इंपॉर्टेंट मैं आपको बता देता हूँ। 42 जो अमेंडमेंट हुआ था, 42वां संविधान जो संशोधन हुआ था, इंपॉर्टेंट आपसे इसके बारे में आराम से पढ़ लेना 1978 में। इसके अलावा जो आपके पास 44 अमेंडमेंट हुआ था 1970, माफ़ कीजिएगा, जो आपका 42 वाला अमेंडमेंट है, 42वां संविधान संशोधन जो आपका हुआ था, ये हुआ था 1976 में। और जो आपका 44वां संविधान संशोधन हुआ था, यानी कि 44 अमेंडमेंट, ये हुआ था 1978 में। तो इन दोनों को आपने आराम से पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है, दोनों से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चाहे आप टेट की तैयारी कर रहे हो या फिर सी टेट, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, टीजीटी कमीशन या फिर आपका कंपिटिटिव एग्जाम, चाहे वो अलाइड है, एचएस, इस इतने बड़े एग्जाम तक के आपके क्वेश्चन देखने को मिले हैं अमेंडमेंट से। इसके अलावा आपने जो है 92, 93 जो संशोधन हुआ था आपका पंचायती राज वाला, उसको भी एक बार आपने जाकर पढ़ लेना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगर आपके पास भूकंप का जो है मुख्य कारण है, तो भूकंप का जो मुख्य कारण क्या होता है, टेक्टोनिक फोर्स, यानी कि विवर्तनिक बल। इसको मैं ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं बता रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं उसमें जो है बोर्ड की सहायता से आपको मैं इसको आगे आने वाले समय में बताऊंगा, तो इसमें मैं समय आपका जो है वेस्ट नहीं करूंगा। अभी आप डायरेक्ट देखिए, भूकंप का जो मुख्य कारण क्या होता है, वो होता है टेक्टोनिक फोर्स। ऑप्शन जो इसमें सी है ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी इरोजन वगैरह जितने भी होते हैं ये सभी हम इसको आगे डिटेल में देखेंगे। अंतिम प्रश्न ले लेते हैं आज का। अंतिम प्रश्न है आपके पास, हिमाचल के किस शहर को हिमाचल का जो है
बनारस कहा जाता है। हालांकि हिमाचल का जो है काशी किसे कहा जाता है, ये मंडी को कहा जाता है। यहाँ पे काशी पूछना था, बनारस पूछ लिया है, कोई बात नहीं। ये थोड़ा सा इसमें जो कॉमन सेंस लगाने की इसमें ज़रूरत थी, तो ऑप्शन इसमें फर्स्ट आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मंडी की अगर बात करें तो मंडी में क्या क्या प्रसिद्ध है, मंडी का जो है आपका जो है क्या लगता है, मंडी में शिवरात्रि लगती है। तो किसने स्टार्ट किया था, इस तरह से क्वेश्चन आपके देखें कि मंडी शहर की स्थापना किसने की थी, मंडी रियासत की स्थापना किसने की थी। इस तरह के जो क्वेश्चन ये आपसे देखने को मिलते हैं, और ये सभी क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी करवाया है। हिमाचल प्रदेश के जो है 1000 क्वेश्चन का जो है मैंने एक सीरीज चलाई थी, और 1000 प्लस क्वेश्चन हमने उसमें डिस्कस किए हैं। अलग से एक फोल्डर बना है प्लेलिस्ट में, आपने जाना प्लेलिस्ट में। 1000 क्वेश्चन हमने 30 वीडियो में कवर किया है एचपीजी के, आपका वहीं से सभी क्लियर हो जाएगा। मुझे नहीं लगता इसके अलावा आपको एचपीजी के पढ़ने की जरूरत है। बिलासपुर की बात करते हैं तो बिलासपुर में इंपॉर्टेंट क्या है, एक कहलूरी लैंग्वेज वहाँ की इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो है बिलासपुर में एक मेला लगता है, तो कौन सा मेला लगता है ये आपने बताना है। तो बिलासपुर में एक मेला लगता है जिसका नाम है नलवाड़ी मेला। तो नलवाड़ी मेला है बिलासपुर में, किसने शुरू किया था, ये आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 1889 में ये किया था गोल्डस्टीन ने, तो गोल्डस्टीन ने इसको स्टार्ट किया था। ये भी मैंने एचपीजीके का जो है उस सीरीज में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, इसको आप छोड़ दीजिए। ऊना का जो है पुराना नाम आपका जो जसवा है। इस तरह से ये क्वेश्चन आपके देखने को मिलते हैं। सोलन की बात करें तो सोलन में एक ब्रूरी है जो आपकी बियर बनाने की एक फैक्ट्री है, उसकी स्थापना अक्सर पूछी जाती है, 1855 को हुई थी। इसके अलावा जो है सोलन में आपका जो है सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी 5 से 5 यूनिवर्सिटी है मे बी, इसको भी आप एक बार चेक कर लेना। इसके अलावा सोलन में SCERT का जो ऑफिस है वो भी कहाँ है आपका, ये भी आपका सोलन में है। इसके अलावा जो है सोलन में जो है एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा गया था, कहीं मुझे याद आ रहा है कि आपके सोलन के धर्मपुर में गांधी जी ने कब जो है वहाँ की यात्रा की थी, या फिर कब विजिट करके वहाँ के लोगों को संबोधित किया था। तो उसका आंसर है 1940, तो 1940 उसका आंसर दिया गया था उस क्वेश्चन पेपर में। मुझे याद नहीं है किस क्वेश्चन पेपर में ये एग्जाम में ये पूछा गया था। तो आज की वीडियो में इतना ही करते हैं, बाकी आगे की वीडियो आप कंटिन्यू देखते रहिए। क्वेश्चन नंबर 70 से हम आगे को चलेंगे, जो इंपॉर्टेंट है उसको मैं डिस्कस आपके साथ करता रहूँगा ऑप्शन। बाकी मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, आपके लिए सभी वीडियो बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है। मिलते हैं अगली वीडियो में।